हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूं प्रियंका और आज का टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन का प्रभाव। इन दोनों के प्रभाव पे हम चेक करेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि जो पदार्थ होते हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अगर हम बात करें पानी की, तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जैसे कि ठोस जैसे बर्फ, द्रव की बात करें तो जैसे पानी, और गैस की बात करें तो जैसे जलवाष्प। लेकिन ये जो तीनों हैं, बर्फ, पानी, जलवाष्प, ये क्या है? ये तीनों जो हैं ये पानी की ही तीन अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे, जो पानी की बात करें कि कैसे बर्फ से पानी की अवस्था में चेंज होता है और पानी से कैसे जलवाष्प में बदलता है, अगर हम पदार्थ पे तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखें और दाब परिवर्तन का प्रभाव देखें। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, ये पदार्थ के अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एक लोहे का स्टैंड लिया, ये देखिए एक लोहे का स्टैंड लिया, इससे हमने कनेक्ट किया है थर्मामीटर। और इस थर्मामीटर का जो ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने कैसे ऐसे रखा, अरेंज किया कि ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो उन बर्फ़ के टुकड़ों से टच हो। और इसमें एक कांच की रॉड लगाई और यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में जिस हमने लिया, और ये देखिए बर्फ़ है, तो 150 ग्राम हमने बर्फ़ लिया और ये बर्नर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बर्फ़ है इसको हम हीट देना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट आप अगर लैब में करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप बर्फ़ को हीट देना स्टार्ट करेंगे तो जब तुरंत ही बर्फ़ पिघलना नहीं शुरू होगी, स्लोली हम करेंगे इसको हीट, स्लोली इसको हीट करेंगे तो एक लिमिट आएगा कि जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। तो जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो तब हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। जब बर्फ़ जो है मेल्ट होना स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर हम उसको हीट करते रहेंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो पूरी बर्फ़ है वो पिघल के पानी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने बर्फ़ को गर्म किया और बर्फ़ गर्म होने के बाद क्या हुआ, एक स्टेज आई जो बर्फ़ जो है वो पूरी पिघल के पानी बन गया। तो जब बर्फ़ पूरी पिघल के पानी बन जाएगा तब हम उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। तो हमने 2 टाइम्स टेम्परेचर लिया, एक जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई तब, और एक जब पूरी बर्फ़ पिघल के पानी बन गया तब हम टेम्परेचर नोट करेंगे। फिर उसके बाद भी हम हीट देते रहेंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो पूरा पानी है, ये पूरा पानी जो है वो जलवाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जब पानी जब पूरा उबलने लगेगा तब भी हम हीट क्या करेंगे, जो कितना टेम्परेचर है वो हम उसको नोट डाउन करेंगे। जब एक बार पानी उबलने लगेगा तो उसके टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगा, जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन बना रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बर्फ जो है क्या थी, ठोस थी, बर्फ ठोस थी, और वो क्या हुआ, जब हमने उसमें हीट दिया, हीट अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, पानी बन गया। फिर से हमने हीट अप्लाई किया, करते रहे हीट, तो वो क्या बन गया, वाष्प बन गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये बर्फ ठोस अवस्था थी, ये द्रव अवस्था थी और ये लिक्विड, ये गैसीय अवस्था थी। तो ये तीनों में कन्वर्ट हुआ जब हमने हीट अप्लाई किया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ आखिर, जिससे कि जो बर्फ है वो पिघल के दूसरी स्टेज में पहुंच गया। हमने यहाँ पे तापमान परिवर्तन का प्रभाव देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने हीट अप्लाई किया तो क्या हुआ कि ये जो बर्फ के अंदर छोटे छोटे कण थे, वो कणों के बीच में क्या था, आकर्षण बल कार्य कर रहा था। लेकिन जब हमने ऊष्मा दिया तो उस ऊष्मा को उन कणों ने ग्रहण किया और उससे क्या हुआ कि उनके अंदर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई। तो जब एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ कि जो वो 2 पार्टिकल या मिलियंस ऑफ पार्टिकल जो कनेक्टेड थे, उसमें से कुछ पार्टिकल क्या हुए कि ज़्यादा एनर्जी की वजह से फ्री होने के लिए
वो स्वतंत्र हो गए। तो उन्होंने क्या किया, वो उनके बीच का आकर्षण बल कम हो गया, क्योंकि दो अणुओं के बीच में जब ऊष्मा मिल रही थी तो वो कंपन हुआ, कंपन की वजह से उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा था वो आकर्षण बल लूज हो गया और वो क्या हुआ, एक दूसरे को छोड़ दिए। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि बर्फ के जो कण थे वो स्वतंत्र होते गए और एक स्टेज आई कि बर्फ पिघलती गई, जो कि आपको दिखा धीरे धीरे पानी बनती गई। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि कैसे जो बर्फ है वो पानी बन गई। तो यहाँ पे हमने कहा था, जो ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, कि आप क्या करें, टेम्परेचर नोट करें, कि जब बर्फ पिघलना स्टार्ट करे तब टेम्परेचर नोट किया। तो वो क्या होता है कि जब बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई वहाँ वो जो टेम्परेचर था उसी को हम कहते हैं गलनांक। जैसे यहाँ पे लिखे, ये डेफिनेशन देखिए, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। हमने जैसे बीकर में हमने लिया बर्फ, और बर्फ को जब हमने गर्म करना स्टार्ट किया वो तुरंत नहीं पिघलना, जब वो एक स्टेज पहुंचेगी जब बर्फ धीरे धीरे पिघलना, उसी स्टेज को हम नोट डाउन करेंगे और वही टेम्परेचर जो है वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। और जो वो प्रोसेस हो रहा है, ठोस से जो द्रव में कन्वर्जन हो रहा है, उसको हम कहते हैं संगलन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम संगलन कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे हमारा ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम गलनांक कहेंगे, और जो ये प्रोसेस हो रहा है ठोस से द्रव में कन्वर्जन, उसको हम कहेंगे संगलन। फिर अगर हम बात करें गुप्त ऊष्मा की, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब हम इसको ऊष्मा दे रहे थे और जब आपका बर्फ गल रहा होगा, जब तक पूरी बर्फ आपकी पिघल नहीं जाएगी तब तक क्या होगा, जो ये आपका बीकर है ये आपका ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी और पूरी बर्फ जो है वो पानी बन जाएगी, तब आपके बीकर का टेम्परेचर और उसके अंदर जो पानी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम तो गर्मी दे रहे थे, नीचे से हम बीकर को गर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी पानी क्यों नहीं गर्म हो रहा था, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्योंकि जो भी ऊष्मा हम दे रहे थे वो ऊष्मा जो हमारा बर्फ था वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहा था अपने आप को पिघलाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो कण थे वो कण उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर ले रहे थे और वो ऊर्जा को यूज कर रहे थे आकर्षण बल को कम करने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। तो उस ऊर्जा, वो सारी ऊर्जा जो हमने दिया वो क्या हुआ, बर्फ ने यूज कर लिया। तो क्या हुआ, पानी की जो एनर्जी थी, जो पानी का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज नहीं होगा, और इसी को हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि पदार्थ की अवस्था बदल रही है, जो बर्फ है वो पानी में बदल रहा है, लेकिन जो बीकर है वो अभी भी ठंडा है और पानी जो है वो अभी भी ठंडा है, गर्म नहीं हुआ है। तो मतलब जो ताप है वो स्थिर है और जो बर्फ है वो पिघल के पानी बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वथनांक की। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि जब आपका ये पानी था, हम इसको गर्म कर रहे थे, बर्फ से वो पानी बना, पानी को फिर उसके बाद भी हम उबाल रहे थे। तो क्या हो रहा था, पानी एक लिमिट के बाद उबल के एकदम उबलने लगता है और उबलने के बाद वो धीरे धीरे वेपर बनके उड़ने लगता है। तो जब पानी उबलने लगता है और वेपर बनने लगता है, उस अवस्था में क्या हो रहा है, आपका द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसे हम कहते हैं क्वथनांक। उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे आपका द्रव से वाष्प में बदल रहा है उसको हम क्वथनांक कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या समझ में आया कि हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, बर्फ गल के पानी बनी, फिर भी हम टेम्परेचर और इंक्रीज करते रहे तो पानी से वो गैस, तो मतलब तीनों अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब कि तापमान बदल कर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। गर्म करने पे ये क्या हुआ, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैस अवस्था। और गैस अवस्था क्या है, जब हम कोई भी वस्तु जैसे गैसीय अवस्था में है उसको हम जब ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट
कन्वर्ट होगी, द्रव को जब हम ठंडा करेंगे तो वो ठोस अवस्था में पहुंचेगी। एक स्टेज और होती है कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव में कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो तीनों अवस्थाओं में नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक यहाँ पे चीनी मिट्टी की प्लेट ली और उसमें हमने लिया अमोनियम क्लोराइड और उस पर एक बीकर को उल्टा करके रख दिया और यहाँ पे देखिए कॉटन रुई का टुकड़ा लगा दिया। फिर हमने जब हीट अप्लाई किया तो क्या हुआ, जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये सीधे देखिए लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड था, इसको हमने लिया, हीट अप्लाई किया तो ये सीधे गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गैसीय अवस्था में पहुंच रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें जो बीकर है, जो बीकर के ये कॉर्नर है, इस पे हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। वेपर के फॉर्म में ये गया और उसके बीकर के, क्योंकि यहाँ पे हमने रुई का टुकड़ा लगा दिया तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये इस बीकर की जो सरफेस है उस पे हमें मिल जाएगा ठोस अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो ठोस से गैस अवस्था में जो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली, वो ठोस से द्रव में नहीं पहुंचता है, सीधे ठोस से गैस में और गैस से ठोस में मिल जाता है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो साधारण ताप पर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में और वापस ठोस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव में हम देखेंगे कि जब हम दाब को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है। जब पहले हमने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, फिर जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो गैस है वो बहुत ज़्यादा संपीड़ित हो जाएगा और गैस के जो कण हैं वो संपीड़ित होकर इतने पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे और उनके बीच आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल कार्य करने लगेगा और जो गैस है वो द्रवित हो जाएगी। तो इस स्टेज पे क्या होगा कि जब हमने बहुत ज़्यादा गैस को संपीड़ित कर दिया तो जो गैस थी द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब गैस को इतना अधिक संपीड़ित किया गया है कि जो ऊष्मा है वो इंक्रीज कर जाती है, उस ऊष्मा को बैलेंस करने के लिए हम उसको शीतलता देते हैं। तो शीतलता जो होती है वो संपीड़ित गैस को द्रव में कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए गैस को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए संपीड़ित और शीतलता दोनों की आवश्यकता होती है, तब जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दाब के बढ़ने और ताप के घटने से जो गैस है वो द्रव में बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा सा एग्जांपल देखा है कि जब हमने उसको प्रेशर अप्लाई किया तो जो पार्टिकल्स थे वो बहुत पास आ गए और एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, जिससे जो गैस थी वो द्रव में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो ऊष्मा है वो इंक्रीज कर गई। तो उसके लिए हमने शीतलता प्रदान कर दी, शीतलता दी, जिससे कि वो जो गैस थी वो द्रवित हो गई। तो दाब के बढ़ने और ताप के घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उच्च दाब पर हम उसको संग्रहित करते हैं। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उच्च दाब पर हम संग्रहित करते हैं, शुष्क बर्फ भी करते हैं। और मेनली जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यूज़ करते हैं जैसे भोजन को प्रिजर्व करने में, खाने को या आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ये जो शुष्क बर्फ है ये बर्फ से बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ठंडा रखती है। तो अगर हम जो ये CO2 है इसको अगर हम वायुमंडल में ऐसे खुला रख दें तो क्या होगा कि जो शुष्क बर्फ है इसको हमने हाई प्रेशर पे संग्रहित किया था, जब हम इसको वायुमंडल में खुला रख देंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब उस पर लगेगा, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होगा, वो डायरेक्ट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर जो CO2 है इसको अगर हम उच्च ताप पे रखें ठोस CO2 को, तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया और ठंडा दिया, उसको शीतलता दिया, तो गैस जो है कन्वर्ट हो गया द्रव में,
जब जो हमारा एक जो कार्बन डाइऑक्साइड जो था, शुष्क बर्फ थी, उसको जब हमने प्रेशर डिक्रीज किया, मतलब वायुमंडलीय दाब पे ले आए और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वो सीधे क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हमने गैस से द्रव में कन्वर्जन देखा और ठोस से गैस में कन्वर्जन देखा कि कैसे ठोस से वो द्रव, जैसे ही हम उसका प्रेशर में कन्वर्जन देखा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दाब परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे पदार्थ की अवस्था पे। अगला हम देखेंगे तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी सारी डिटेल्स पढ़ ली है, बस एक बात रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ठोस, द्रव, गैस है, ठीक है, तो अगर कोई भी पदार्थ है तो हम यहाँ पे सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं पानी का ही। पानी मतलब बर्फ जब ठोस अवस्था में है, तो जब हमने बात किया कि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो द्रव में कन्वर्ट होगा। तो जो ठोस से द्रव में कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, संगलन होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। फिर अगर हमारा जो द्रव है पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, जम जाता है और वो ठोस बन जाता है। ठीक है, अगली बात करें, अगर हम जो ठोस पदार्थ है, मतलब अगर बर्फ है, बर्फ, यहाँ पे बर्फ की बात नहीं करेंगे, सॉरी, ठोस अगर इस लाइन में आए तो यहाँ पे अगर हम बात करें नमक, कपूर, ये क्या है, ठोस पदार्थ है, नमक भी ठोस है, कपूर भी ठोस है। इसको अगर हम वायुमंडलीय दाब पे ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा, वो अपने आप ठोस से गैस में आपको सीधे गायब हो जाएगा। कपूर अगर आप कुछ दिन खुला छोड़ दीजिए तो क्या होगा, कपूर गायब हो जाएगा, आपको कुछ उसके अवशेष नहीं मिलेंगे कि हाँ वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको दिखेगा, और वो धीरे धीरे आपका कपूर गायब होता जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो नमक और कपूर है वो आपका एग्जाम्पल है ठोस से गैस में कन्वर्जन का। फिर अगर हम बात करें द्रवावस्था, पानी की बात करें अगर, तो पानी आपका, अगर मान लीजिए कपड़ा सूखना, एक एग्जाम्पल है कपड़ा सूखना, तो आप अगर छत पे कपड़ा डाल के आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे क्या आप कोई हीट अप्लाई करें, कुछ नहीं, धूप में आपने कपड़ा डाला है और वो क्या होता है, सूख जाता है। तो मतलब कपड़े में जो पानी था वो क्या हुआ, गायब हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण। कि अगर बॉल में आप पानी रख दीजिए कुछ दिन के लिए तो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये प्रोसेस होती है वाष्पीकरण। मतलब द्रव अवस्था जो है वो गैस अवस्था में, मतलब पानी आपका गायब हो गया, गैस बन के उड़ गया, तो वो होगा वाष्पीकरण। और गैस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना आपका होता है संघनन। तो गैस अवस्था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, तो वो क्या था, हाँ, तो जैसे एलपीजी गैस की बात करें तो एलपीजी गैस क्या है, वो एक गैस है, उसको हम जब सिलेंडर में भरते हैं और उसके बाद उस पर उसको कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं और ठंडा करते हैं, तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका संघनन का एग्जाम्पल। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं समरी में कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, तो बर्फ, पानी और जलवाष्प। तो ये क्या थी, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी। पानी का एग्जाम्पल लिया था। फिर यहाँ पे हमने बर्फ को पिघला के देखा और उस पे बर्फ को पिघला के देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई, ठीक है, जब बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक। जब बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई तो उसको बोलते हैं हम गलनांक। और जब पानी वाष्प बनना स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं क्वथनांक। और जो गुप्त ऊष्मा क्या हुई कि जब हमने जो बर्फ था, बर्फ को जब हम हीट दे रहे थे और वो पिघल रहा था, लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो वो जो ऊष्मा हम प्रोवाइड कर रहे थे वो हुई आपकी गुप्त ऊष्मा। और ऊर्ध्वपातन क्या हुआ, ठोस से डायरेक्ट ये क्या हुआ, गैस में कन्वर्जन हो गया, ये हुआ आपका ऊर्ध्वपातन। जैसे नमक, कपूर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके
ऊर्ध्वपातन के। नेक्स्ट फिर हमने देखा, ये तो हमने तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखा था। दाब परिवर्तन के प्रभाव में हमने देखा एग्जाम्पल LPG, CO2, CNG, कि हमने प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करने के बाद हाईली कंप्रेस किया, संपीड़ित किया और ठंडा किया, तो क्या हुआ, जो गैस थी वो द्रव में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने क्या किया, दाब को वायुमंडलीय दाब पे रखा, मतलब कि दाब को हमने घटाया और टेम्परेचर बढ़ाया, तब क्या हुआ कि जो हमारा ठोस पदार्थ था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब दाब के परिवर्तन से भी क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। फिर हमने तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण देखा, जो कि अभी हमने ये पीछे देखा था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाके कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे अपनी क्वेरी और अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में। तो अगला टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण। थैंक यू सो मच।